वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है और इससे डिसोसिएट होता है, मीन्स अलग होता है। तो इसके जुड़ने की प्रक्रिया जो कि लंग्स पर होती है और डिसोसिएशन की जो प्रक्रिया जो उत्तक स्तर पर होती है, इस प्रक्रिया के बारे में एक कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व के बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एल्वियोलाई, जो कि लंग्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, वहाँ से शुरू होती है। तो जो एल्वियोलाई है उससे वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है। यहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर एक कैपिलरी पाई जाती है, जितनी भी एल्वियोलाई है वहाँ पर। इस कैपिलरीज को कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी। इस पल्मोनरी कैपिलरी के द्वारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो एल्वियोलाई में प्रवेश करती है और ऑक्सीजन इस ब्लड में, यानी पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है, जो बह रहा है, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा वो सरल विसरण की विधि के द्वारा होगा, यानी सरल जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होगा। क्योंकि इन गैसों का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एल्वियोलाई में अधिक होता है, इसलिए ये ब्लड की तरफ इसका परिवहन होता है। और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ब्लड बह रहा है यहाँ पर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका स्थानांतरण एल्वियोलाई की तरफ हो जाता है। इसके बाद में जब ये ब्लड प्योर हो जाता है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन जब मिल जाती है, तो हमारे हृदय में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और हृदय का जो भाग होता है, हृदय के आप जानते हैं कि 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। 4 कंपार्टमेंट। तो 4 कंपार्टमेंट में से जो लेफ्ट के भाग हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये जो हमारे पेरिफेरल जो टिश्यू होते हैं, यानी जो उत्तक होते हैं, वहां तक इनको सप्लाई करता है। इसके बाद में यहाँ जो उत्तकों के द्वारा, चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है, इसका परिवहन इस प्रकार से होता है। क्योंकि ये जो सेल्स हैं, यानी हमारे जो कोशिका उत्तक हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है सेल्स में अधिक होता है, तो ये जो हमारा ये कैपिलरी है वहाँ पर सिस्टमेटिक कैपिलरी जिसको कहते हैं, उसमें प्रवाहित हो जाता है। तो CO2 इस फ्लो में आ जाता है और ऑक्सीजन, चूँकि इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन था, तो इसको ऑक्सीजन को टिश्यू में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाए। इसके बाद में ये ब्लड पूरा जो शरीर से इकट्ठा होकर जो हमारा राइट ऑरिकल है उसमें प्रवेश करता है। ये है राइट ऑरिकल। यहाँ से होता हुआ ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल है उससे होता हुआ कहाँ जाता है, पल्मोनरी कैपिलरीज के द्वारा लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिश्रित रहती है उसको बाहर कर दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ले लिया जाता है। मीन्स जो हमारे हार्ट के ये हो डबल सर्कुलेशन भी है, क्योंकि इसमें ब्लड हृदय से 2 बार गुजरता है। अब हम जो इसमें ऑक्सीजन जो इसके ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। एक तो होता है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है
और जो दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जो ये लिक्विड मैटर होता है ब्लड में, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो सोल्यूबल फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जब जुड़ाव होता है तो किस प्रकार से होता है और इसके साथ में जब अलग होता है तो किस प्रकार से ये शो किया जाता है। यहाँ डायग्राम जो एक ग्राफ जो आपको दिखाया गया है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। इसमें इसको जो ग्राफ जो बनाया गया है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चूंकि ये हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से संबंधित है कि ऑक्सीजन का किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट अधिकांश मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है 98.5% जितनी भी ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर प्रोटीन होती है और इस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और सबसे अधिक मात्रा में इसी फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि बहुत ही कम मात्रा में लगभग 1.5% प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट अधिक जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़कर अधिक मात्रा में इसका ट्रांसपोर्ट होता है तो इनको यहाँ से अलग करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ चुकी है तो इसको वियोजित करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व बनेगा इसी आधारित पर बनेगा। हीमोग्लोबिन जो ऐसा मॉलिक्यूल है वो अपने साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के अणुओं को आपस में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपने साथ में बांधकर ट्रांसपोर्ट करता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब जो हमारा कर्व है वो क्या बताता है, ये बताता है डिमोन्स्ट्रेट्स ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड विथ ऑक्सीजन एज ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज। सरल शब्दों में कहें कि जैसे जैसे जो हमारा ऑक्सीजन है उसका पार्शियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसका भी सैचुरेशन मींस उसके साथ में ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मींस जितना अधिक ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता रहता है, यानी हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता रहता है। इसको सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन का मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी है कितना वो सैचुरेटेड हो पाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हीमोग्लोबिन अपने साथ में 4 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कैरी कर सकता है, लेकिन हमारे ब्लड में तो बहुत अधिक संख्या में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको ये अपने साथ में बाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ग्राफ के थ्रू अभी समझते हैं। PO2, P का यहां पर मतलब होता है पार्शियल से, यानी आंशिक से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का वहां पर दाब कितना होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अबाउट 95 mm ऑफ Hg पर 97% ऑक्सीजन सैचुरेटेड हो जाता है। किसके साथ में ये सैचुरेशन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ में, मींस हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। ये सिस्टमेटिक आर्टेरियल ब्लड में होता है ऐसा, यानी जो हीमोग्लोबिन 97% सैचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। ऐसे ही हम बात करें दूसरे प्रेशर पे 40 mm ऑफ Hg का जब प्रेशर होता है, और ये प्रेशर कहाँ पर होता है? जो हमारे टिश्यू होते हैं वहाँ पर। तो लगभग 75% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन को सैचुरेटेड कर देता है, यानी 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो हीमोग्लोबिन जितना अधिक प्रेशर होगा 95 पे तो लगभग ये 97 सैचुरेटेड हो जाता है हीमोग्लोबिन, और 40 पर लगभग 75% ये सैचुरेटेड हो जाता है। और ऐसा कहाँ पर होता है? वीनस ब्लड में, जिसको हम गंदा खून कहते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है? पेरिफेरल टिश्यू पर। और पेरिफेरल टिश्यू में चूंकि वहां पर CO2 का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है। अब हम कर्व को समझते हैं। कर्व के बारे में
तो सबसे पहले इस कर्व को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी एक एक्स एक्स पे, एक एक्सिस पे और दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या हम कहें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पर होगा, ब्लड के बारे में, क्योंकि हम ये ग्राफ बना रहे हैं ब्लड के रिगार्डिंग, यानी ब्लड से संबंधित जो ब्लड में जो ऑक्सीजन पाई जा रही है और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है उनका एसोसिएशन हमें शो करना है और उनका डिसोसिएशन के बारे में बताना है। तो वहीं की बात हो रही है। तो एक्स एक्स पे हम लेते हैं जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड में, वो जिसको हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर किया जाता है, और दूसरी जो वाई एक्सिस पे है उस पे हम लेते हैं हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, मींस हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कितना प्रतिशत सैचुरेटेड हो जाता है। जनरली जो ग्राफ अब तक जो स्टैंडर्ड बुक्स में बनाए जाते हैं वो 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन के परसेंटेज को, हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू होती है उसको 15 ग्राम मानते हुए ये वैल्यू, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब हम इस ग्राफ को जब हम ध्यान से देखते हैं तब हमें इसका आकार एस के आकार का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको एस कर्व या सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं, सिग्मोइड ग्राफ भी कहते हैं। इस कर्व में जब आप ध्यान से देखेंगे तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 100 होता है तब हीमोग्लोबिन का जब आप सैचुरेशन देखेंगे तो ये 100% नहीं होता है, ये लगभग 97-98% जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होगा वो लगभग 97 से 98% का सैचुरेशन होगा। मींस अगर ऑक्सीजन का जो अधिकतम जो प्रेशर है 100 वो हो भी जाए तो भी पूरा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड नहीं हो पाता है। और ये कंडीशन जो कहाँ पर होती है, ये कंडीशन होती है ब्लड, जो हमारा लंग्स है वहाँ पर, यानी जो लंग्स में जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है वहाँ पर ऐसा होता है। मींस जो ग्राफ में जब आप अपर पार्ट जो देख रहे हैं ये कंडीशन होती है हमारे लंग्स में, क्योंकि जो ऑक्सीजन का अधिकतम जो प्रेशर होता है वो लंग्स पर ही होता है, एल्वियोलाई में ही होता है। लेकिन जब आप इस कर्व में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, मींस जब ऑक्सीजन का जब प्रेशर कम होता है, जो उत्तक में जो प्रेशर होता है वो 40 होता है, और जब ये 40 ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है जब आप इसको यहाँ से मेजर करते हैं तो ये लगभग 72, 73 या लगभग 70 और 80 के बीच में आता है, लगभग 75 भी मान सकते हैं आप। तो 40 पे जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होता है वो होता है लगभग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लगभग 40 पे जो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन होता है वो होता है लगभग 72 से 76 और 77 के बीच में, लगभग 75 आप अजम्पशन कर सकते हैं, इतना इसका सैचुरेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कंडीशन होती है, यानी जो ये ग्राफ जो हमें बताता है नीचे वाला, ये बताता है टिश्यू लेवल पे, यानी उत्तक स्तर पर जो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको बताता है, जबकि जो इस ग्राफ का अपर पोर्शन वो बताता है कि लंग्स पर उसका जुड़ाव किस प्रकार से होता है। जैसे जैसे हम लंग्स से उत्तक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लंग्स से उत्तक की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होता है और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी कम होता जाता है, क्योंकि हमें टिश्यू को ऑक्सीजन देना होता है, इसलिए ये डिसोसिएट होते रहते हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ में जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन जो जुड़ा हुआ रहता है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता रहता है। अब ये तो हुई ग्राफ के बारे में बात, लेकिन इस ग्राफ को एक्चुअली कुछ बातें प्रभावित करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। फैक्टर्स शिफ्ट टू कर्व इन राइट साइड,
जो हमारा ये कर्व है, जो ये ग्राफ है जिसमें PO2 की वैल्यू और यहाँ पर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज में है ये, तो ये कर्व जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिग्मोइड शेप का होता है ये। तो इस कर्व को कुछ कारक इस तरफ शिफ्ट करते हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो इस तरफ शिफ्ट करते हैं। जो इस तरफ शिफ्ट यानी ये कौन सी साइड हो गई, ये राइट साइड में जब शिफ्ट होता है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये लेफ्ट साइड को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। इस कर्व का इस तरफ में और इस तरफ में शिफ्ट होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें इंक्रीज PCO2 यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब बढ़ता है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है। इसका आशय ये हुआ कि जब कर्व राइट साइड में जाता है, ये कब जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बढ़ता है और ऐसा टिश्यू पर होता है। यानी ये प्रक्रिया ऊतकों पर होती है, मीन्स ये डिसोसिएशन को इंक्रीज करता है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ था तो ऑक्सीजन इसके साथ में हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है और ये घटना होती है टिश्यू लेवल पर। इंक्रीज H आयन, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि pH का मान कम हो जाता है, यानी जो ब्लड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिटी उसमें बढ़ जाती है। यानी जब H आयन बढ़ते हैं तो pH कम होने का मतलब है कि उसमें एसिड नेचर ज़्यादा आ गया। इसका मतलब हमें टिश्यू में ज़्यादा जो H आयन है वो बढ़ने नहीं देना है, तो जल्दी जल्दी मात्रा में ऑक्सीजन ऊतकों को देना पड़ता है। इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि तापमान कब बढ़ता है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, और ऐसा तब होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बनती है, या हम यूँ कहें कि ऊतकों को ज़्यादा मात्रा में, टिश्यू को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये डिसोसिएशन होता है। यानी जो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है ऑक्सीजन। डिक्रीज pH, हम ये भी कह सकते हैं कि pH कम होना या इंक्रीज एसिडिटी। इसके अलावा 2,3-BPG जो कि ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसकी लेवल इंक्रीज होने पर भी ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है। इस कर्व को अगर हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो ठीक उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, मीन्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, H आयन हमें कम करने पड़ेंगे। ये कब की बात है, जब कर्व को हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। अब हम समझते हैं इस कर्व के बारे में जो शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन से हाइड्रोजन आयन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, टेम्परेचर और BPG 2,3-BPG। तो ये कर्व इस तरह, ये हो गया राइट साइड में और ये हो गया लेफ्ट साइड में, जो कर्व है वो मूव करता है। अब ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि कितने प्रेशर पे हमारे ब्लड में कितनी % हमारे वॉल्यूम हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का होता है। जब मैक्सिमम PO2 होता है, या हम कहें इस लेवल के बारे में बात, यानी जब इसका लेवल अधिक होता है, लगभग ये 60, 70, 80, 90, 100 के आसपास रहता है, तब मैक्सिमम हमारे जो ब्लड में है वो मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। लगभग अगर इसको 100 मान के चलें तो लगभग ये 20% या 20 ml ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व रहती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन ब्लड में कम होता जाता है, क्योंकि वो टिश्यू में सप्लाई कर दी जाती है और वहाँ पर उसमें टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अधिक प्रेशर है वो किसको बताता है, आर्टेरियल ब्लड को बताता है, जबकि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बताता है वीनस ब्लड को। वीनस ब्लड चूँकि इसकी वैल्यू 2 है हमारे पास में, वीनस ब्लड में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन बचती है तो उसका प्रेशर और भी कम हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशन जो हम जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो टिश्यू लेवल पे होता है वो 40 होता है
और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर प्रेशर होता है वो 45 होता है mm of Hg। इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होता है।